नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं कि JKPSI की बात करें, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, पर बात करें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, लगातार वो बच्चे पिछले 8 साल से मांग कर रहे हैं कि CBI की जाँच हो। पर सवाल ये है कि जब घोटाले हो रहे हैं, आम जनता लगातार सरकारों पर दोष देती है, पर सवाल ये है, अगर सत्ता पक्ष पर हम सवाल उठाते हैं तो हमारा काम ये है जो पहली सरकारें रह चुकी हैं उनके टेन्योर में जो घोटाले हुए उनको भी सामने लाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमारे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जिनको आज फिर से मीडिया का सहारा लेना पड़ा। ये उधमपुर से यहाँ पर आए हैं, यानी घोटाले ही घोटाले। गवर्नर साहब ने इनिशिएटिव लिया और जिस तरह से JKPSI का घोटाला सामने लाया और वहाँ पे CBI की जांच हुई, उस प्रोसेस को ही रद्द कर दिया गया और लगातार कई जगहों पर अब छापेमारी हो रही है। आखिर उस घोटाले में कौन मुलविस था, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कहा गया था कि कोई भी घोटालाकारी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे वो आम जनता, चाहे वो कोई ये कहें एप्लीकेंट हो, यानी सब पर कार्रवाई होगी। अब ये घोटाला जो हम बताना चाहेंगे 2006 में, जब कि कांग्रेस और PDP की सरकार थी, इतना बड़ा घोटाला कि जिसे आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान। यानी RTI के माध्यम से आज एक बड़ा ही अच्छा रास्ता है जनता के लिए कि जब भी कहीं शंका हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, RTI के माध्यम से पूरी तो नहीं कहेंगे पर कहीं ना कहीं जनता जिससे मुत्तफिक हो, जिससे कहीं ना कहीं संतुष्ट हो, वो जानकारी उन तक पहुंचती है। चलिए इनकी जुबानी जानते हैं कि आखिर क्या है ऐसा घोटाला और जो जनता सुनकर हो जाएगी हैरान। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रसाल सिंह है, मैं पंचायती से हूँ। मैं 2006 में डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। मैं 2006 का एस्पिरेंट हूँ। उसमें हमने फार्म भरे हुए थे, तो फिर वो फोर्थ क्लास उसमें मिक्स डिपार्टमेंट थे, सारे 15-16 डिपार्टमेंट थे, 165 पोस्ट थी। तो फिर उन्होंने इसको मतलब लिस्ट को रोक ही दिया, तो हम फिर दोबारा कोर्ट में चले गए। था जो कोर्ट की डायरेक्शन आई था उन्होंने वाला 2006 के मुताबिक जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम में लगाए हुए थे तो वही लगाए जाएं, और जो उन्हीं 2006 की रिक्रूटमेंट के आधार के डॉक्यूमेंट के आधार पर जी दोबारा उन्होंने मतलब फ्रेश तरीके से किया। तो हमने 2018 में वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उधमपुर में। तो उसके बाद जो जुलाई 2020 में उसकी लिस्ट निकल गई। उसके जो प्रोसेस करना था उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसके साथ साथ में चलते रहे, हमें पता था कि कब क्या हो रहा क्या नहीं। तो उसमें क्या हुआ, जब जुलाई 2027 में लिस्ट निकली है, तो लिस्ट निकली तो उसमें हमने ये देखा है कि चलो किसी का नाम आया, किसी का नहीं आया, तो फिर हमने RTI लगवा दी। RTI के थ्रू हमारे पास ऑटोमेटिक पहले का रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, ये बात नहीं है कि हमने अभी निकाला हुआ है, रिकॉर्ड हमारे 10 साल पहले का पड़ा हुआ था। जब हमने RTI लगाई तो उसमें हमें तो पहले ही शक था, हमने लिस्ट में भी 70-80 गलतियां क्लियर सामने आ रही हैं। तो उसमें हमें ये पता चला कि जिसने फार्म नहीं भरा है, ऐसा तो नहीं होता ना प्रोसेस में कि जिसने फार्म नहीं भरा है उसको आप लगा दो उसमें सेलेक्ट, जिसके नंबर 0% फाउंड इन रिकॉर्ड, जो ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो 0% जिसका फाउंड रिकॉर्ड पाया गया है, तो उसको आप सिलेक्शन कर दो, 40 पे कर दो, 50 पे कर दो, 60 पे कर दो। जब 30 वाले को आप 60 पे ले जाओ, जिसकी कैटेगरी नहीं है, जैसे स्टेट स्वेट नहीं है, RBA नहीं है, जो भी कैटेगरी, अभी जो उसकी कैटेगरी अगर किसी के 10 साल पुरानी है उसको आप लगा सकते हैं। जब लगा दिया उन्होंने, जहाँ 2 साल 4 साल। आपको कैसे पता चला कि इसमें बहुत बड़ा हमने मैडम जी RTI इधर आप देखिए, ये ऑफिशियली रिकॉर्ड है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, जो घर से बनता नहीं है, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने कहा जिन लोगों ने भरा ही नहीं था फॉर्म, एप्लीकेशन भरी नहीं थी, उन लोगों के नाम आए, जिन लोगों के नंबर कम थे उन लोगों को वहाँ पे नंबर। और आपने ऑफ कैमरा में ये भी कहा जो जनरल कैटेगरी थे उन्होंने RBA की वो लगाया था, वो कैटेगरी में क्यों आए, वो आप बताइए। ST लगाया है, और जनरल वाले जो है वो हैंडीकैप में भर रहे हैं, वो उनकी सिलेक्शन हुई है। जी जनरल आपके पास एक RTI भी आपने बताया था ऑफ कैमरा, बताइए कौन सी RTI जिसमें आपने कहा कि उनके नंबर जो कम है पर वो जो वहाँ पर लगाया गया है वहाँ नंबर ज्यादा बताए गए। मार्कशीट बताइए हम चाहेंगे। हाँ, मार्कशीट में ज़्यादा है। तो मैडम उससे दसो, उसमें मैडम ये है, एक में 250 नंबर है कैंडिडेट के 7.5 में, अभी उसकी 197 नंबर उसके बता दिया, मतलब 200 के करीब था। वो जर्नल में उसको RBA में लगा दिया। जो मैट्रिक में पास नहीं होता था जबरदस्ती, जिसके 33% है या 35-40 जो भी है, तो उसको उन्हें मिडिल में हो सकता है उसके ज़्यादा हों, 60-70 हो जेल, तो उसमें करा दिया। जिसको कहने का मतलब जो मन मर्जी आती है वो करे। तो हम बताना चाहेंगे, जरा देखिए, जरा ये बताइए, आप जरा खुद बताइए भैया, बोलिए। हाँ, इसके 265 है 750 में से 35% बनते हैं, इसके 70% बनाए हैं।
ये 70% किसमें में जब इसकी सिलेक्शन हुई है? हाँ, सिलेक्शन में हुई है। ये इसके स्कूल का ही सर्टिफिकेट है, ऐसे एक नहीं है 10 है। अच्छा 10 लोग। और उस समय मैडम जो 10th बेस पे लगे हुए ना, उस समय जो अभी NOIS स्कूल खुला है ना, वहाँ से उन्होंने मार्कशीटें ली है। ये व्यक्ति जिसके आपने फोन में हमें बताई मार्क लिस्ट, इसकी सिलेक्शन हुई है? साफ तौर पर देखिए, उस समय कांग्रेस और PDP की सरकार थी। यह व्यक्ति जिसका नाम बता रहे हैं, इसकी जो मार्क लिस्ट है उसमें 35% बनते हैं, जो उसने वहाँ पर जिस आधार पर उसकी सिलेक्शन हुई है 70% बनते हैं। यानी बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है जी। उसके बाद में मैडम ये शख्स है, इसके 36% मार्क्स हैं। ये हमारे घर के डॉक्यूमेंट नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट से हमने RTI के थ्रू लिए हैं जी। ये लिखा 30% मार्क्स, हम नाम तो नहीं बताएंगे फिलहाल। 36% JK बोर्ड। और दूसरा ये जनरल कैटेगरी में भरा हुआ है इसने, इसको RBI करके इसके मार्क्स, उसमें तो सिलेक्शन आनी थी इसकी। और इतना रिकॉर्ड है, अभी तो हमने 70 ही निकाले हैं। इसमें से अगर इसको पूरा छांटा, कितने लोगों की कुल रिक्रूटमेंट हुई थी? कितने लोगों? 152। तो आपको क्या लगता है, ये तो अभी अपने कुछ ही निकाले लगता है कि सारे के हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने देखे नहीं जिन पर प्रूफ के लिए तो 1-2 ही काफी बहुत होता है। 10-20। और एक लड़का लगाया इन्होंने, उमेश कुमार, 90 डेज वो अंडरेज था जी। एक दिन में उसकी सिलेक्शन हो रही है, दूसरे दिन थोड़ा हल्ला गुल्ला हुआ तो उसको निकाल दिया गया। जी जी। और उसका नाम भी 2 बार लिस्ट। ऐसे 17 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन जिनकी 10th बेस पे हुई है और बेटिंग में उनको 8th में रखा है जी। और जो लिस्ट 152 लड़कों की निकली है उसमें 152 ही इन्होंने बेटिंग में रखा है। ऐसा कोई प्रावधान है कि आप 100 लगाओगे और 100 बेटिंग रखो? बिल्कुल नहीं है ना। उसके बाद में SRO 202 लगाया इन्होंने, SRO 294 था हमारे टाइम में 2006 में। जी जी। तो उस समय में किसी की परसेंटेज का कोई सवाल ही नहीं था। अगर इन्होंने ऐसा सिस्टम था परसेंटेज का, तो हमारे टाइम में तो 33% वाला पास होता था मैडम, ठीक है ना। वो जो 33% लेता था वो घर में लड्डू बांटते थे सभी कि हमारा बच्चा पास हो गया। ये तो अभी इन्होंने 2010 का प्रोसेस किया ना, 2006 वाला प्रोसेस कहाँ है जी। तो हम LG प्रशासन से यही मांग आपने करते LG तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? मीडिया के माध्यम वहाँ से के प्रशासन की बात की आपने? हम आज मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि LG साहब अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो कृपया करके हम पे भी गौर कीजिए। जैसे पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई, फायर एंड इमरजेंसीज की हुई, उसमें घोटाला है, तो उससे बड़ा घोटाला इसमें है जो 2020 में निकली लिस्ट 4th क्लास इन उधमपुर। इसमें सबसे ज्यादा घोटाला है। ये गरीब बंदे हैं, उधमपुर से 150 किलोमीटर। 2006 से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ 6 से लड़ी। प्रशासन ने क्या आपको, प्रशासन तक ये बात पहुंची? देखो प्रशासन ने तो यही डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, फॉर्म हमने भरने हैं अपने, हमने जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देने हैं उनको, तो हमारी ओरिजिनल पे सिलेक्शन वो नहीं करते हैं। जो डुप्लीकेसी है, जिन्होंने फॉर्म भरे शायद उनके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी तो वो उन्होंने लगाए। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी मीडिया के पास हमें आने का, जैसे हम अपना जवानी वाला टाइम तो काट ही चुके हैं, बुढ़ापे में आए, तो हमें मजबूरी में, हमें मीडिया के पास आने का तजर्बा नहीं है बड़ा ज़्यादा। हमारी सुनते रहते हैं हम कहते। अभी जैसे SI का हो गया, फाइनेंस, फायर एंड, वो देख के हम आए हैं कि हमारे जैसे ये अभी घोटाले ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं, ड्यूटी बढ़ने के बाद हो रहे हैं। अगर मैडम मैं आपको ये एक बात बता दूं, जैसे मेरी एज है, मैं अपनी एज का हूँ, उस टाइम JK बोर्ड के नंबर होते थे जैसे 800 नंबर उन्होंने, अभी उन्होंने किया है कि जिसको जैसे जिसी के 30% नंबर हैं, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 225 नंबर हैं उसके एक्चुअली नंबर उसने 800 से लिए, उसके बनते 28%। अभी सिलेक्शन जब ये चीजें दिखाने वाली आप पकड़िए, जब उसने सिलेक्शन करनी है, पकड़िए मेरा आप जरा, ये आप देखिए, हम नाम नहीं बताएंगे, 500 में से 200, यानी ये देखिए 800 में से 225, तो बनते हैं 28.12%। ये गौर करने वाली अपनी जनता तक बात हम जरूर रखना चाहेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस पर गौर करें। यानी 800 में से अगर 225 नंबर, ये ओरिजिनल है, जिस व्यक्ति के नंबर आए हैं 28.12% बनते हैं। और इसी व्यक्ति को किस तरह से नंबर बढ़ाकर, नंबर यानी कि जिसमें से आए हैं 800 की जगह कर दिया गया है 500, और 500 में से ही 225 45% कर इसे वहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिस्ट में लाया गया। यानी इतना बड़ा घोटाला, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। और उस समय PDP और कांग्रेस की सरकार है, ये उसी सरकार के चलते आज आप सत्ता पक्ष में तो भाजपा पर तो बड़े बड़े सवाल उठाते हैं, पर सवाल ये बड़ा ये है कि उन लोगों पर भी क्यों सवाल उठने चाहिए जबकि कांग्रेस और PDP की सरकार थी। ये तो लग रहा है सबसे स्कैम्स का ही पूरा मदर ऑफ ऑल स्कैम से ही निकला है, क्योंकि हम कहते हैं फायर एंड इमरजेंसी नहीं, बल्कि ये 4th क्लास की। जी लिस्ट मैम अभी BJP के टाइम पे ही निकली है, लेकिन प्रोसेस जो शुरू हुआ था वो कांग्रेस और PDP के टाइम का है।
प्रोसेस तभी का ही शुरू हुआ, गलत हुआ तो तभी का हुआ ना। नहीं, गलत तो अभी हुआ नहीं, है। गलत तो मैडम अभी हुआ। जी 2020 में हुआ है ना, 2018 में जो दोबारा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, जब 20 में जुलाई 2020 में ही इसकी लिस्ट निकली है। ये प्रोसेस तो 15 साल पुराना चल रहा है, 17 साल। जब जैसे उन्होंने कहा कि पुराने प्रोसेस पे रिक्रूटमेंट होनी है 2000, लेकिन उन्होंने की नहीं है ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। जिसके देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा, जिसके नंबर 38 बनते हैं परसेंटेज, उसको जबरदस्ती चढ़ाने के लिए उसने क्या 500 का कर दिया, जहाँ पर मतलब 62 का 800 में से मिलने थे नंबर 310 लिए तो। उन्होंने 800 की जगह 300 घटाकर 500 में से 300 उसके 62% बना दिए हैं। इंटरव्यू के नंबर भी अपनी, ये तो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, इंटरव्यू के नंबर अभी जिसके जैसे ये 1960 के हैं, ये देखो 800 इसके नंबर ऑटोमेटिक कम है। जिसके नंबर कम है उसको उन्होंने 500 के साथ, और 500 नंबर जेके बोर्ड के उसके होते थे जो 94 से पहले 94 करता से था। पहले, ये कोई फ्रेश कैंडिडेट थोड़े अभी ये हम बताते हैं जिनका, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, नाम तो हम बताएंगे नहीं, ये चीज देखिए आप जरा। जिस व्यक्ति के 500 यानी जिस व्यक्ति के आप देखिए 800 में से 310 हैं, उसे सिलेक्शन लिस्ट में लाने के लिए उसके 800 में वाली जगह पे 500 कर दिया गया है। जिस व्यक्ति के 800 में से 336 यानी 51 है, 351 है, उसे सिलेक्शन लिस्ट में लाने के लिए 800 की जगह 500 कर दिया गया, ये 360 है। जिस व्यक्ति के 800 में से 225 है, 28% बनते हैं, उसे 45% में लाने के लिए उसी नंबर को 800 की जगह 500 कर दिया गया। यानी ये तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, और ये लिस्ट 2020 में। एक और गौर कीजिए, इस पे ये 20% नंबर है, इसके ये भी लगा हुआ है। जी तो लास्ट जो कट ऑफ जो गया- कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर गलती थोड़े करता है। अगर कंप्यूटर गलती करे, ये बोलते हैं कि कंप्यूटर से गलती हो जाती है, जी कंप्यूटर गलती करे तो ये तो रिटर्न है ना, जी इसमें इसके 20% नंबर हैं, ये इसकी सिलेक्शन हुई है। बिल्कुल। तो ये तो धांधली है। जैसे आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ क्या गया है, देखो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। जैसे 2006 में जैसे मैंने फॉर्म भरा था, ऑटोमेटिक मैंने 10 साल पहले की मैट्रिक पास की हुई है। अभी परसेंटेज जो बढ़ी है 80, 90, 70, जो 100, 95, ये तो अभी ले रहे हैं ना 10 साल से। बिल्कुल उससे पहले वाले जो ये जो रिकॉर्ड पड़ा है, इसमें अगर आप परसेंटेज देखेंगे 30, 32, 40, 32, 35, 38, 55, यही परसेंटेज बनती है। 70-80 परसेंटेज किसी अपनी, जिसके 50% है, फर्ज कर लो मेरे 50 हुए, तो उसको उन्होंने 90 पे ले दिया, तो इंटरव्यू भी नंबर अपने आप दे दिए, तो परसेंटेज उसमें नॉर्मल परसेंटेज होती है। आपकी सरकार के टाइम ये लिस्ट निकली है, हाँ अभी के सरकार के टाइम अभी इसी उन्होंने सिर्फ क्या किया, ऑटोमेटिक किया कि नंबर बढ़ा के लगाया है। नंबर हमारे उन्होंने नहीं बढ़ाने थे, हम ये कहते हैं। अगर किसी 40 वाले 80 का देते हैं तो मैं 50 का हूँ, इसके 55 है, तो इनको उसी बेस पे लगाना। उन्होंने हमें नहीं लगाना, वो हमारे खिलाफ जा रहे थे, जो ब्यूरोक्रेट्स जो उधर। अभी बोलने में कोई शर्म है नहीं, हम तो मरे हुए नहीं, हैं। आप बोलिए ठीक है, नहीं हमें कोई कैंडिडेट है मैडम, इसने नंबर को काट के 2000 से 1 करके 2009 किया हुआ है। आरबी है ये देखिए आप जरा सामने देख लीजिए, सबको दिखता है। ये 2000 को 1 लगाया है, एक लगाया, पर नो कर दिया ना। ये भी नौकरी कर रहा है। माने इस तरह की धांधली हुई है। तो क्या इसके सारे के पीछे आखिर है कौन है? सिलेक्शन कमेटी उधमपुर, ठीक है, ब्यूरोक्रेटी भी आ जाते हैं ना उसमें। बिल्कुल। तो सिलेक्शन कमेटी ने पूरा नहीं करना होता, उसके ऊपर भी होते हैं, उसके ऊपर भी होते हैं। तो सारा नेटवर्क मिला हुआ है इसमें। ये अभी ये एसआई में जो क्या हो रहा है, ये नेटवर्क नहीं मिला, ये किसने किया? बिल्कुल। ये जो जिसने इंटरव्यू लिया उसने थोड़ा किया है घोटाला कर दे। ये ऊपर से नीचे होता है सारा चेन प्रोसेस। चलती है, ब्यूरोक्रेट्स ये अभी चैन क्यों चल रही है? मंत्री भी होते हैं। ये अभी चैन क्यों बन रही है? कहते अभी जिसके 40% नंबर उसके आप 80 क्यों कर रहे हैं? ये तो अगर प्रावधान में कहीं जुडिशरी पावर में लिखा है, या जो ऑफिस होते हैं बड़े बड़े दिल्ली में कहीं लिखा है कि पे गलत जिसका रिकॉर्ड है उसको लगाना है, तो हम तो गरीब गुरबे, हमारा तो सही है, हमें लगा दो ना। बिल्कुल। जहाँ हमें मौत के लिए गड्ढा गाड़ दो, उधर शरेआम हमें गोली मार दो, हमें कोई पर आज आप ये लगता है पहली बार जम्मू में आके ये बात रख रहे देखो हैं। मीडिया के पास इतनी देर आने कहाँ का थे आप? इतनी देर क्यों? कोविड का टाइम चल रहा था। वो तो मानते, इतनी देर आपने क्यों नहीं? आपको मैं आपको ये नहीं लगता कि जिस टाइम से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, जेके पीएसआई का, फायर एंड इमरजेंसी लोग बाहर आए, तो आपको लगा अब हमें भी बाहर आना चाहिए? वो ही देख के हम आए हैं, वरना हमें इस उम्र में कोई हमें तजर्बा नहीं है मीडिया के पास आने का। अभी आए हैं, थोड़ा सा सीख लेंगे हम। नहीं, पर आपको अधिकार है बात रखने का। अधिकार आपके है। माध्यम से और भी कई युवा जो सतर्क हो जाएंगे, उनको भी पता है अपने हक की लड़ाई है मैम, राइट टू स्पीच। इसमें हमारी मनकोटिया साहब ने हेल्प की है बिल्कुल, मीडिया हमने तक देखा। पहुंचाने के लिए। बलवंत सिंह आपको मनकोटिया। हमने दिखाया, वो हमारे साथ खड़े हैं। किसी कारणवश वो नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए हम खुद आए हैं। तो हम एलजी साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हम हैं कुछ 70 के करीब हैं, जो कोर्ट में लड़के जिनको कुछ हासिल नहीं हुआ है, ये तो समझ लो 2-2 साल नौकरी रह गई इनकी, अगर इनको लगाएंगे तो इनका कुछ सोचें। यही हमारी मांग है। मैडम ये कहते हैं राम राज है, ये राम राज नहीं, ये रावण राज चला है इस वक्त। मैं तो यही कहता हूँ, ये राम राज नहीं है, रावण राज है। हमने 14 साल वनवास काटा,
फिर भी हम 2-2.5 साल से, अभी 14 साल के बाद भी हम घर नहीं पहुंचे हैं। मैं एलजी महोदय से यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी इस लिस्ट के तरफ ध्यान दिया जाए। ये प्रशासन है तो हम उनके जैसे एलजी उनको जी थैंक यू मैडम, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अब क्या आप गवर्नर साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? हम गवर्नर साहब से उम्मीद करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जिस तरह से आपने JKPSA की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, आपने किस तरह से उस पर संज्ञान लिया, आपने कमेटी बैठाई और CBI की जांच लगातार छापेमारी हो रही, एक बड़ा ही सराहनीय कदम, क्योंकि यही कहा गया था अच्छी छवि वाले व्यक्ति हैं, एक अच्छी सूझबूझ रखने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब उम्मीद करते हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला भी सामने, उस पर भी जांच हो, और ये जो लोग 2006 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें घोटाला नहीं बल्कि पूरी रिक्रूटमेंट ही देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों के मार्क्स, यानी कि उनकी मार्क लिस्ट पर कम है और जब रिक्रूटमेंट हुई वहाँ पर ज़्यादा बताए गए हैं, और इसी के साथ साथ आपने देखा किस कदर यहाँ पर जो इन लोगों का अधिकार का हनन हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला इसमें भी सामने आ रहा है। इनका RTI की माध्यम से अगर ना ये लिस्ट निकालते पूरी, आपने देखा किस कदर यहाँ पर जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं उन्होंने RBI का लगाया हुआ है, उन्होंने हैंडीकैप का लगाया हुआ है, यानी इस तरह की घोटाला हुआ है इस पूरे प्रोसेस में। अब उम्मीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये जो 4th क्लास की रिक्रूटमेंट 2006 से शुरू प्रोसेस हुआ था, इस पर जरूर संज्ञान लें और इस पर भी जांच होनी चाहिए। यानी कि उस समय हम कहेंगे जब ये शुरू हुआ था उस समय सरकार थी कांग्रेस और PDP की, और अब सरकार है भाजपा की। जो 2020 में जो लिस्ट आउट हुई है साफ तौर पर धांधली और घोटाला दिखा है। जो देखिए ये इतना बड़ा जो इन्होंने ये लाया है, ये पूरा रिकॉर्ड इनके पास है, और तथ्य के आधार पर भी हम इनकी बात आप तक ला रहे हैं, क्योंकि तथ्य होंगे तभी हम बात लाएंगे। ये पूरा प्रोसेस, ये कितने न जाने कितने सालों से, कितने वर्षों से ये लोग, इनकी तो चप्पलें भी घिस चुकी होंगी, अधेड़ उम्र में आ गए हैं, पर ये फिर भी इंसाफ की गुहार लगा रहे, हक की मांग कर रहे, क्योंकि विश्वास है इन्हें। अब देखना यह है कि आने वाले समय में न जाने और कितने लोग जो युवा हैं वो सतर्क हो जाएं कि इस तरह भी होता है रिक्रूटमेंट में। यानी आप अगर अच्छे नंबर ले रहे होंगे, आपके नंबर में घोटाला करके किसी और को उस जगह पे और नंबर बढ़ाकर कराया जाएगा, यानी आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो भी सब ये न्यूज़ को देख रहे होंगे, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं जरूर इसका संज्ञान लेंगे। आपने मिलने का प्रयास किया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से? हमने बात की थी, वो बोलते हैं कि हम आपको जल्द उनसे मिलवाएंगे। 1-2 बार उन्होंने गुहार भी लगाई है LG साहब से, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, बोलते जल्दी। आप कोशिश करिए ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने की, फिर से कोशिश करिए, क्योंकि मैं भी कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा से। मैडम वो तिनका कहाँ से ढूंढे पहले बताइए? आपने कहा बलवंत सिंह मनकोटी, उन्हीं से बात कीजिए, तिनका नहीं करिए, किसी और नेता को पकड़िए, रविंद्र राणा जी के पास जाइए ना, आप उनसे बात कीजिए। नहीं, हमारी आवाज तो बलवंती जी है ना। हाँ ठीक है, आपकी आवाज है, कोई ना कोई तो उठा, उन्हीं को बोलिए ना, आगे लेकर जाइए। वो जाएंगे हमें लेके। हम एक साथ ही चलेंगे, कभी किसी के पास जाना ठीक डाल नहीं डाल और लगता है। बात में नहीं क्योंकि चलना। पता क्या, सरकार तो इस समय उन्हीं की है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि आप दरवाजा खटकाइए। सरकार उनकी है, बड़ी अच्छी बात है, हम भी उनको वोट लगातार दे रहे हैं। मैं 92 से वोट उनको ही दे रहे हैं। अगर वोट देने के बावजूद भी हमें ये उम्मीद थी कि हमारा जो पुराना काम है वो रुका हुआ, वो सही प्रोसेस है। अगर वो हुआ नहीं है तो ये JKSI या फाइनेंस का क्यों हुआ है फिर कह दे, हम किसके पास जाएं? हमें तो लगता है हमें आपके पास ही आना चाहिए पहले, ठीक है। जो मीडिया है जी चौथा स्तंभ तो बोला जाता है, इसको अपनी आवाज़ उठा, घर में तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम आप जैसे हम अपनी जो मीटिंग कर लेंगे, हम LG प्रशासन, देखो जैसे LG प्रशासन है वो सरकार है, मैं ये खुद कहता हूँ कि सरकार करप्ट नहीं होती है, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नीचे अफसर हैं, नीचे जो क्या बड़े है, अफसर हैं, जो अफसर चाहिए, हम ये नहीं बोलते जैसे मोदी सरकार ये कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने, जी उनका स्लोगन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, उसके ऊपर तो दुनिया मानती है ना, हम मेरे जैसे को मानने का कुछ हर्ज नहीं। तो कहने का मतलब वो करप्ट नहीं है, करप्ट वो जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जैसे LG अफसरशाही बैठी, बिल्कुल। अभी मनोज सिन्हा ये तो सिग्नल नहीं दे रहे हैं किसी को, भाई तुम भी करप्शन कर लेगा, मैं देखता हूँ तो बाद में आकर। तो कहने का मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जैसे हमारी 2006 की लिस्ट थी, इसके ऊपर कई बंदों की नज़र थी, जैसे उधमपुर, क्यों ना जो LG प्रशासन जो उधमपुर की जो सिलेक्शन कमेटी उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हम उसके नाम भी बता सकते हैं, वो हमारे से पहले उन्होंने मिसबीहेव भी किया हुआ है। तो कहने का ये मतलब है, बताइए ना, नाम बताइए ना, नाम क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, नाम ऐसे हमें शोभा नहीं देता ना, ऐसे नहीं। लेकिन अगर जांच होगी तो आपको खुद जरूर पता चल बताएंगे, जाएगा। क्यों नहीं बताएं, कहाँ से घोटाला हुआ, कैसे हुआ है, ये फिर नीचे से बात और ऊपर हम यही तक कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अब जरूर आपकी रिक्वेस्ट कीजिए, वो जरूर आपकी बात सुनेंगी। आप मनकोटिया साहब को ही कहिए, अगर आपके वो रिप्रेजेंटेटिव, आप उनसे बात करिए ताकि जल्द से जल्द वो आपकी मीटिंग करवाएं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ताकि हमें उम्मीद है जब ये तथ्य उनके सामने, वो तथ्य उनके सामने आएंगे। अगर मनकोटिया साहब भी हमारी बात सुन रहे हैं तो उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया है,
तो इसको पूरा कीजिए सर। जी, और हम उम्मीद करते हैं अगर आपकी ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचेगी वो जरूर इसका संज्ञान लेंगे, क्योंकि जिस तरह से बाकी घोटालाकारियों को निधन हो गया है, मेरे पिताजी मर गए हैं, मैं उतना उनके लिए नहीं रोया जितना मैं इस लिस्ट के लिए रोया। सही है मैम, ये बिल्कुल पूरे आपस में फिरो, ये हम साथ में फिरे। मेरी मदर सेक्रेटरीएट हमने कल उनका कर्म हो गया तो मैं आज आया हूँ। मेरे पिताजी के 10 साल हो गए, मैं उनके लिए नहीं रोया हूँ इतना, मुझे रोने की इतना नहीं आया। इस लिस्ट के लिए मैं रोया हूँ। हमें पूरा विश्वास ये था कि रिकॉर्ड निकाले, हमने सभी ने निकाले। मेहनत पर्सनल मेहनत की थी, आपको पता था कि मेहनत नहीं, मेहनत की तो तभी तो मैं घूम रहा हूँ ना उसमें, ऐसे तो नहीं घूमता नहीं। तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे को ही लगा दिए, जिसका बनता है हक थोड़ा बहुत फर्ज करो। मेरे 50 नंबर है, मेरे आप 0 कर दो, मैं राजी हूँ उसके, इनको तो लगा दो ना। अभी मेरे 20-22 साल का बच्चा है, मेरे को पढ़ाने में दिक्कत आ रही। जब कोशिश हमने की है, बनाया हमने है, खाने वाले तो सभी खा सकते हैं, लेकिन जायज़ तरीके से खा ले, हमारे लिए कुछ छोड़े भी ना खा दे। तो मैं ये कहता हूँ जो उधमपुर प्रशासन है, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो LG मनोज सिन्हा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। तो हमारा वो इसके लिए थोड़ा स्टेप चुका है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से चलिए क्या क्या ये कहना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हमारे बंदे हैं इनको एडजस्ट करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पर विश्वास है आपको? विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लगातार आप छापामारी शुरू कर दी है, घोटालाकारियों को शिकंजा कसना शुरू कर दिया, अगर वाकई उम्मीद करते हैं ये चीजें उनके पास पहुंची, वो जरूर हमारी बात जान लेंगे वो, हमें पूरा यकीन है उन पे। आप हमारी बात उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद सर। ये थे उधमपुर से आए हुए वो लोग हैं जो 2006 से क्लास 4 की पोस्ट के लिए उम्मीदवार थे कि कहीं ना कहीं हमें नौकरी मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगा तो अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण करेंगे। पर रोजगार तो दूर, जिन लोगों को लगाया गया वो कहीं ना कहीं उन बदबूते पर, यानी लगातार घोटाले के माध्यम से उन्हें कुर्सियां दे दी गई। नेचुरली जिसने मेहनत की हो, जिसने एक सपना देखा हो उज्जवल भविष्य का, उसके भविष्य को तो अंधकार में तो जाते देखकर कहीं ना कहीं आंखें तो भर आती हैं। पर सवाल ये उधमपुर की सिलेक्शन कमेटी पर बहुत बड़ा सवाल है कि कौन था इस सारे सिलेक्शन प्रोसेस में उस समय ऑफिसर, कौन थे बाबू शाही। अब ये ज़रूर हम मनकोटिया साहब से, बलवंत सिंह मनकोटिया साहब से कहेंगे कि ये लोग आप पर विश्वास करते हैं और आप करते हैं यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन पर। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर पहुँचेगी और जो लोग भी इस चीज़ को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ट्विटर हैंडल से ज़रूर LG महोदय तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि तथ्य के आधार पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आप भी जानते हैं, आज लोग हमसे भी सवाल करते हैं, पर तथ्य पूरे हैं कि किस तरह से घोटाला हुआ है और किस तरह से पूरी चेन बनाकर इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम उम्मीद करते हैं जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये केस पहुंचेगा, इनकी बात पहुंचेगी, वह ज़रूर इस पर भी कार्रवाई करेंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।